मैं पहले फुटबॉल खेलता था। ओके। फुटबॉल खेलता था, उसमें मैं ट्रायल दिया था नेशनल्स के लिए। तो नेशनल्स में मेरा ट्रायल में नहीं हुआ। मैं 2019 और 20 के कोविड से पहले मैं सीनियर इंडिया कैंप में था। तो आपको कैसा लगता है कि स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट कितना ज़रूरी है इन द एथलीट्स डिमांड? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। आज हम झारखंड के एक और नए खिलाड़ी के साथ हम बात करने वाले हैं। उनका नाम है रामचंद्र सांगा जी, जो एथलेटिक के एक बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है और झारखंड को 7 से 8 साल से वो लगातार रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं वेरियस इवेंट्स में, वेरियस स्पोर्ट्स में। तो आज हम उनसे बात करेंगे उनके स्पोर्ट्स के बारे में, इंजरीज़ के बारे में और स्पेसिफिकली उनकी कैसे शुरुआत हुई थी और स्पोर्ट्स साइंस का क्या महत्व रहता है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। आज हमारे साथ हैं रामचंद्र सांगा जी, जो इंडियन कैंपर हैं और झारखंड स्टेट को काफ़ी बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं और उनको लगभग 8 से 10 साल हो चुके हैं बीइंग एन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने शुरुआत कैसे की थी और कैसे करके उनका अभी तक जैसा भी परफॉर्मेंस है और क्या क्या मेन चीज़ें रहती हैं खिलाड़ी को अपने परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए। तो शुरू करते हैं। स्वागत है रामचंद्र जी हमारे इस शो में। अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वो आपके बारे में जान सकें कि अगर आप कौन हैं। मेरा नाम रामचंद्र सांगा है। मेरा इवेंट 400 मीटर है और मैं इंटरनेशनल एथलीट हूँ। मैं 2019 में 3rd एशियन यूथ चैम्पियनशिप जो हांगकांग में हुआ था वो मैं रिप्रेजेंट किया था। ओके। उसमें मेरा फाइनल में मैं 6th किया था, बीच मेरा इंजरी हो गया था और उसमें रिले में हमारा यूथ गेम था तो उसमें जूनियर का कैटेगरी था, उसमें अंडर 18 का था। तो उसमें हमारा मिडले रिले था, 1000 मीटर रिले, उसमें हमारा गोल्ड मेडल था। ओके। तो जैसे आपने काफ़ी अच्छा इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और काफ़ी बार आपने नेशनल्स भी इवन खेला होगा। तो जैसे आपका शुरुआत स्टार्टिंग में एक एथलेटिक या ट्रैक एंड इवेंट फील्ड में ही था कि आपने शुरुआत किसी और गेम से भी किया था? मैं पहले फुटबॉल खेलता था। ओके। फुटबॉल खेलता था, उसमें मैं ट्रायल दिया था नेशनल्स के लिए। तो नेशनल्स में मेरा ट्रायल में नहीं हुआ क्योंकि टीम गेम में बहुत ही ज़रूरी था कोच सपोर्ट। वहाँ पे हमारा कोच सपोर्ट नहीं था, उसके वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा हिम्मत हार गया था। तो मेरे बड़े भाई ने बोले कि टीम गेम में थोड़ा सा सेटिंग वगैरह चाहिए रहता है तो आप इंडिविजुअल गेम खेलो। ऐसा करके मेरा स्टार्ट हुआ। मैं फिर इधर मैं स्टार्ट किया अपना, इधर एथलेटिक्स में आ ज्वाइन किया। ओके। तो इससे पहले कितना टाइम आपने पूरा फुटबॉल को दिया था ट्रैक एंड फील्ड आने से पहले? मेरा एज हम 16 में आए थे एथलेटिक्स में। उससे पहले मैं 12 साल से जो 15 साल तक था तो मैं 3-4 साल फुटबॉल को दिया था। ओके, 3-4 साल आपने लगातार फुटबॉल को दिया और अभी आप टोटली इनटू द ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो जैसे आपने इंडियन कैंप किया होगा तो आपका तो नेशनल सेंटर ऑफ एनसीयूई का भी एक्सपीरियंस होगा। वो तो मैं 2019 और 20 के कोविड से पहले मैं सीनियर इंडिया कैंप में था। उससे पहले मैं 2018 में इस जोन कैंप लगा था हमारा जो भुवनेश्वर में, उसमें भी मैं था। ओके। तो जैसे आप ट्रैक एंड फील्ड के एक होनहार एथलीट हैं, तो आप जैसे अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं कि जस्ट टू वर्क? जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आप डिप्रेस्ड भी हो गए थे जब आपको फुटबॉल नहीं था, तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ कमबैक हम कह सकते हैं कि आपका एक कमबैक हुआ, आपने उसमें अपने हुनर को निखारा, आप एथलेटिक्स में आए और आपने एक अलग इवेंट चुन के जिसमें भी एक स्पेसिफिक 400 मीटर इवेंट था। फुटबॉल में तो लगभग आपको 90 मिनट्स का गेम इवेंट रहता है, यहाँ पे टोटली आपको एजिलिटी और स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पे काम करना। उसमें एजिलिटी विद चेंज इन डायरेक्शन पे काम किया जाता था फुटबॉल में। तो आपको ईजी लगा उसको अपने आप को ढालने में कि कुछ मुश्किलें भी आई हैं? मुश्किलें तो सर बहुत आई क्योंकि फुटबॉल ऐसा था कि आप जैसा मन करता वैसा दौड़ सकते, पर एथलेटिक्स ऐसा है कि आपको पोस्चर में भी बहुत सारा चीज़ ध्यान देना है। आपका आर्म एक्शन कैसा जा रहा है, आपका लेग कैसा जा रहा है, वो सब सारा चीज़ देखना पड़ता था। फुटबॉल में कि आप कभी स्लो दौड़ सकते, कभी फास्ट दौड़ सकते। ऐसा एथलेटिक्स में ऐसा नहीं कि आप स्लो दौड़ सकते चाहे फास्ट, आपको एक रिदमिक पेस में दौड़ना पड़ता है। खासकर 400 मीटर ऐसा इवेंट है कि आपको स्ट्रेंथ
इंडोरेंस और एजिलिटी तीनों चाहिए, क्योंकि वो ऐसा रेस है कि आपको स्प्रिंट भी लगाना है, आपको इंडोरेंस भी चाहिए। बिल्कुल। जैसे आपने पूरे बहुत अच्छी बात की कि स्पेसिफिकली इसमें स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और इस पे काम करना है, एजिलिटी पे काम करना है। तो बीइंग एन एथलीट आपको सबसे ज़्यादा आसान या अच्छा कौन सा लगता है, एंड्योरेंस के लिए ट्रेनिंग करना, एजिलिटी के लिए ट्रेनिंग करना, या फिर स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करना? सबसे ज़्यादा सर स्ट्रेंथ में लगता है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है एथलीट को, खासकर कोई भी इवेंट हो स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। एज आ एथलीट अगर ये आप कोई भी फील्ड में हो, अब फुटबॉल हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कुछ भी गेम हो, आपको स्ट्रेंथ चाहिए। इसी के लिए स्ट्रेंथ में सर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। डेफिनेटली आपने काफ़ी अच्छी बात की। तो इसमें जैसे आपका जो भी था कि आपने बोला कि पोस्चरल चेंजेस होते हैं जब एथलेटिक्स में आप आते हो, उसमें आपको रिदम मेंटेन करना होता है। तो इसमें आजकल जैसे इंडिया में स्पोर्ट्स साइंस का चलन बढ़ रहा है, जैसे हमारा साई और कुछ स्टेट्स धीरे धीरे अपने आप को स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट्स लेकर आ रही हैं। तो आपको कैसा लगता है कि स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट कितना ज़रूरी है इन द एथलीट्स डिमांड, कि उसको कैसे करके वो निखार सकते हैं? जैसे आपका काफ़ी एक्सपीरियंस भी रहा होगा स्पोर्ट्स साइंस की टीम के साथ, कैसे वो काम करते हैं आपने देखा होगा खुद भी, इवन आपने उनके साथ काम भी किया होगा, उन्होंने आपके साथ काम किया होगा। तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंसेस हैं कि जैसे हमारे जो दर्शक होंगे उनको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि स्पोर्ट्स साइंस क्या कैसे काम करता है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? सर स्पोर्ट्स साइंस तो बहुत ही ज़रूरी है। पहले हमारा झारखंड पे तो ये नहीं था, अभी 2 साल के अंदर में हमारे जो झारखंड गवर्नमेंट जो काम किया हमारे लिए बहुत ही अच्छा किया। जो हमारे लिए HPC खोल चुके हैं, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वो आया तब से सर हमें बहुत सारा नॉलेज मिला है कि हाँ स्पोर्ट्स साइंस से हमारा ये बेनिफिट हो सकता है। उससे हमें सर पता चलता है कि हम कितना मेरा पावर लग रहा है, कितना पावर और लगा सकते हैं। और इसमें सर ये भी है कि आपका कैसे कहाँ पे गलती हो रहा है। आपका आर्म एक्शन में जो मैं बताया था सर कि हमें देखना पड़ता है आपका हाथ कैसे चल रहा है, पैर कैसे चल रहा है। तो सर आपको स्पोर्ट्स साइंस से इतना सपोर्ट मिलेगा कि आपका परफॉर्मेंस बहुत बेनिफिट होता है। तो इसमें आपका जैसे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी बन जाते हैं कि अगर आप अभी ऑफ सीज़न में हैं या ऑन सीज़न में हैं या मिड सीज़न में हैं, तो इस हिसाब से अगर आपकी रेगुलरली बेस्ड टेस्टिंग रहेगा तो आपको पता चलेगा कि आपका पावर पे काम हो पा रहा है। अगर आपका पावर स्पोर्ट्स है, ये स्ट्रेंथ है कैसा है आपका, अगर आपका स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स है तो उसके बेसिक पे हम काम कर सकते हैं आगे। तो रामचंद्र जी आप हमें बताएंगे कि अगर कोई नया इंडिविजुअल होगा, कोई नया ग्रोइंग एथलीट होगा जो इसमें आना चाहे एथलेटिक स्पोर्ट्स में या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, तो उसको अपने आप को कैसे ट्रेन करना पड़े, एक क्या माइंडसेट के साथ उसको आना पड़ेगा, उसको क्या खाने का या न्यूट्रिशनल डिमांड्स पे फोकस रखना पड़ेगा, जिसके ऊपर आप ओवरव्यू थोड़ा सा दे पाएंगे बीइंग एन एथलीट क्या क्या फेस करना पड़ता है? जो पहले स्टार्ट करेगा उससे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि उसे बहुत सारा प्रॉब्लम लगेगा, क्योंकि वो पहला स्टार्ट जो भी बिगनर रहेंगे उसे इंडोरेंस में सबसे पहले तो वो लगेगा, क्योंकि वो बिगनर है तो उसे स्टार्ट करने में इंडोरेंस, स्ट्रेंथ में भी नहीं उसके पास उतना नहीं रहेगा कि हाँ वो करेंगे, टाइम लगेगा। पर वही है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, कोई भी गेम हो पेशेंट। और उस बीच में अगर अच्छा से डाइट वगैरह होता है, कोई नॉर्मल डाइट ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे उतना फैसिलिटी नहीं है। कोई भी एथलीट ऐसा नहीं आता कि गुड फैमिली बैकग्राउंड रहता है, उसे जो भी मिलता है खाने के लिए वो सबको आराम से जैसे को खाने के लिए वो कभी होता है ना फरमाइश ना करे कि हमें ये खाइए चाहिए वो चाहिए बोल के, हमको पनीर ही खाना चाहिए, दूध ही खाना है, चिकन ही खाना है, जो मिलता है उस टाइप से वो लोग खा के मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है था। और अभी जितना भी बिगनर एथलीट है वो लोग ये गलती करते हैं ना कि यूट्यूब से ज़्यादा वो लोग देख के ट्रेनिंग करना चाहते हैं। यूट्यूब में जो ट्रेनिंग आता है वो बिगनर लोग के लिए नहीं रहता है, वो प्रोफेशनल वीडियो डालते हैं। अगर बिगनर वो ट्रेनिंग देख के वो करते हैं ना, वीडियो देख के ट्रेनिंग करते हैं, तो उसे इंजरी होने का 90% चांसेस है, क्योंकि वो लोग जो वीडियो बना के जो यूट्यूब वगैरह में डालते हैं वो लोग अपना एक्सपीरियंस डालते हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस। और जो बिगनर रहते हैं उसे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो स्टार्ट करते हैं, हाँ हमें स्टार्ट करना है वीडियो देख के, चाहे कुछ भी है। मैं तो वो सलाह दूंगा कि आप कब स्टार्ट कर रहे हो तो आप कोई कोच को पहले जानो। मीन्स आपको वहीं स्टार्टिंग करेंगी तो अपना एक गुरु ढूंढना पड़ेगा।
लेकिन गुरु के साथ साथ चलना पड़ेगा, तभी जाके वो शिष्य निखर के आएगा आगे बाहर। तो इस हिसाब से उनका ट्रेनिंग हम लंबे टाइम तक हम देख पाएंगे और ज़्यादातर से फोकस कर पाएंगे भैया। सो जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे आपने काफ़ी कंपटीशन लड़े हैं, आप इवन बाहर गए थे हांगकांग में लिए और इंडियन कैंप के लिए भी गए थे, तो क्या फ़र्क रहता है जब आपने फ़ॉरेन के एथलीट्स पे देखा, इंडियन एथलीट्स भी देखा और इवन इंडिया के डिफरेंट स्टेट के एथलीट्स का भी देखा, तो आपको क्या लगता था कि क्या बोलते क्या फ़र्क रहता है इंटरनेशनल डिफरेंट स्टेट के एथलीट का और हमारी अपनी स्टेट के एथलीट का फ़र्क? हमारा स्टेट उतना इंटरनेशनल में देखा जाए तो हमारा फैसिलिटी जैसा रहता है, बहुत सारा इंटरनेशनल में ऐसा रहता है कि हमारा खाना अच्छा नहीं मिलता है, वहाँ पे इंडियन फूड नहीं मिलता है। अब फॉरेन वाला लोग ऐसा है कि वो लोग के साथ में अपना एक मेस चलता है, और हमारा इंडियन एथलीट के साथ में ऐसा है कि इंडिया हमारा कोई कुक नहीं भेजता है, और हमें वहाँ पे जाके अच्छा खाना वगैरह मिलेगा, इंडियन फूड मिलेगा, तो हम वहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्मेंस होगा। वहाँ पे जाके बहुत सारा चीज़ सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन में जाके वहाँ पे कॉमन हो गया बीफ पोर्क खाना, और हमारे इंडियन में बहुत कोई नहीं खाते हैं, तो ये चीज़ बहुत सारा चीज़ है कि नुकसान करता है प्लेयर को। तो कैसे करके फिर मैनेज कर पाते हैं आप, जैसे खाने के लिए कैसे फिर मिल जाता है खाना? वहाँ पे सर फ्रूट्स वगैरह और ब्रेड वगैरह वही सब रहता है, उसको खा के फिर मैनेज, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जूस वगैरह, पर लिक्विड खा के कितना वो कर सकते हैं, जूस वगैरह फ्रूट्स हो तो थोड़ा बस टेम्परेरी के काम होता है, पर एनर्जी के लिए चाहिए थोड़ा हैवी फूड, जैसे कि यहाँ के लोगों को चाहिए राइस रोटी, तब जाके उसको थोड़ा एनर्जी लगेगा। तो जैसे आप बाहर गए थे और आपने टूर्नामेंट भी खेला, तो राइस और रोटी मिलना इस क्या बोलते हैं ईजी कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है? डिफ़िकल्ट है, राइस तो थोड़ा सा है, पर रोटी वगैरह सब ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत डिफ़िकल्ट है, तो समहाउ तो मैनेज करने के लिए, जैसे अगर आप 10 दिन के इवेंट के लिए गए हो तो आपको बिना उसके रहना पड़ता है, तो न्यूट्रिशनल डिमांड कैसे फ्रूट्स एंड जूसेस पे ही आप रिलाई करते हो? हाँ, फ्रूट्स और जूस और हो गया, ब्रेड तो कॉमन चीज़ है, वो सबको मिल जाता है, और सारा कंट्री में चलता है ब्रेड। ओके, तो बहुत अच्छे, इसमें एक क्वेश्चन आएगा, रेस होगा, जैसे काफ़ी लोग इसको देखेंगे, पर एक और चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट है कि रिकवरी कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर एन एथलीट। जब कोई रिकवरी की बात की जाए, जैसे एक लोअर बॉडी मसाज का बात करी जाए, कंप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं, आइस बात इंपॉर्टेंट होता है, आइस की सिल्ली कुछ यूज़ करते हो ड्रम में डाल के वैसे कर देते हैं। तो जैसे आप ट्रेनिंग करते हो तो रिकवरी कितना इंपॉर्टेंट है वीकली मंथली आपके हिसाब से, जिसके लिए कोई एथलीट के साथ जाने के लिए? ऐसे तो मतलब वीकली तो सर जिस दिन हार्ड वर्कआउट होता है उस दिन रिकवरी, मतलब रिकवरी तो डेली चाहिए, और जिस दिन थोड़ा हार्ड वर्कआउट होता है उस दिन थोड़ा सा हो गया मसाज, उसका शाम में मसाज हो गया, आइस बात हो गया, ये सब लेना बहुत ही ज़रूरी है। और रिकवरी जितना ज़रूरी प्रैक्टिस है सर, उससे ज़्यादा ज़रूरी रिकवरी है। तो जैसे आपने आजकल एक मेथड आ रहे हैं, मसाज थेरेपिस्ट होते हैं और कपिंग थेरेपी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, तो कपिंग भी आपने कभी कराया हो, तो उसका बेनिफिट आपको कुछ पता है कि कैसे क्या होता है? वो सर बेनिफिट तो बहुत ही अच्छा मिला है, मतलब मसल से रिलैक्स करने के लिए कपिंग वगैरह सब कराया है। पर एक चीज़ है कि आजकल सब है कि वीडियो देख के सारा चीज़ करते हैं, अपनी से फिजियो बन जाते हैं, कपिंग वगैरह करते हैं, ये सब चीज़ तो सर एथलीट को मैं तो बोलूँगा कि मना कर, क्योंकि वो जो भी आप बिगनर हो चाहे कोई भी हो, अपने से जो करते हैं वो मत करे, क्योंकि फिजियो के दायरे ही में करे, उसके देख रेख में, क्योंकि आपको एक पॉइंट के हिसाब से वो चीज़ डाला जाता है, कोई भी कफ होता है चाहे निडल होता है, आप निडलिंग भी करते हैं तो बहुत कोई अपने ही से करता है, तो उसे सर अपने ही से ना करे, फिजियो के ही साथ में करे, या किसी फिजियो है वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट कराए। जैसे बीइंग एन एथलीट, इंजरी का क्या महत्व रहता है उसकी एक लाइफ में? जैसे इंजरी एक कॉमन सब्जेक्ट बोल सकते हैं, जैसे अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो फ्रॉम एथलीट पॉइंट ऑफ व्यू इंजरी एक कॉमनेस्ट चीज़ है जो एक एथलीट को गुजरना पड़ता है कभी ना कभी, चाहे उसके हाई फेज़ में या उसके लो फेज़ में, या स्टार्टिंग ऑफ द गेम या मिड ऑफ द गेम। तो ऐसे करके या कुछ ऐसे एथलीट होते हैं जो एंड ऑफ द गेम को उनको इंजरी की वजह से अपना गेम छोड़ना भी पड़ता है। तो आपको क्या इसमें राय दे सकते हैं, या आपको क्या लगता है इसमें कि ऐसा होता है? इंजरी तो एक पार्ट ऑफ गेम है। इंजरी मेन हमारा जो होता है, इंजरी जो हमारे थोड़ा सा होता है कि ध्यान नहीं देते, जो रिकवरी हो गया, स्ट्रेंथ में थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेंथ रिकवरी में ध्यान नहीं देते हैं,
और उसके अलावा हमारा होता है कि वर्कआउट में हम लोग कभी होता है कि हम लोग ज़्यादा एक्सेस वर्कआउट कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारा इंजरी होता है। और भी है हमारा डाइट होता है, डाइट अगर आप अच्छा से नहीं रूटीन फॉलो करते तो उसके चलते भी आपको इंजरी हो सकती है। जैसे इंजरी का एक मेन एस्पेक्ट आपके साथ भी कभी ना कभी आपको गुजरना पड़ा होगा उसके थ्रू, तो आपका कैसा माइंडसेट रहा, आपने क्या न्यूट्रिशनली डिमांड पूरा किया उसमें? तो आपने जैसे ट्रेनिंग आप रोज़ जाते, जैसे बीइंग एन एथलीट आपको रोज़ एक टाइम टेबल या शेड्यूल बना होता है कि आपको आज ये करना है वो करना है, तो आपको उस शेड्यूल से हट के आपको टोटली एक रिहैब करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी और आप ट्रेन नहीं कर पाओगे। तो उसमें एथलीट अपना माइंड सेट कैसे ट्रेन करे कि उस फेज़ के थ्रू वो जल्दी से जल्दी रिकवर होके निकल के और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस एज अ कमबैक दे पाए? इंजरी के टाइम में बहुत ही मुश्किल होता है एथलीट को कि हाँ, कि हम माइंड में बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन होते हैं कि आज मेरा इंजरी हो गया तो मेरा गेम आ गया, कुछ भी कभी भी आ सकता है इंजरी। इंजरी का ऐसा नहीं है कि सर हमें ऑफ सीजन में आया चाहे इन सीजन में, वो कभी भी आ सकता है। तो इस टाइम हमें माइंडसेट ये रखना है ना सर कि कभी भी हमें इंजरी है तो सबसे पहले हमें रेस्ट, और कभी भी तुरंत इंजरी होता है आइसिंग करना चाहिए 48 आवर तक। उसके बाद हमें सर जो होता है कि आइस और हॉट पैक लगा के वो करना पड़ता है। इंजरी के टाइम में सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है प्लेयर के लिए, क्योंकि उस टाइम आप कितना आपका में पेशेंस है उसमें पता चलता है। क्योंकि इंजरी के टाइम में होता है कि आप ग्राउंड जाओगे, मन करता है एक तरफ से कि हाँ ग्राउंड जाना है, वर्कआउट करना है, गेम आ रहा है चाहे कुछ भी है, उस टाइम हमें गेम वगैरह से दूर होकर थोड़ा सा रिहैब करना ज़रूरी है कि जिस पार्ट में भी इंजरी है तो उसमें हमें स्ट्रेंथनिंग करना ज़रूरी है। और एथलीट के टाइम वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इंजरी के टाइम, क्योंकि उस टाइम पता चलता है कि हमें किस टाइप में और काम करना है अपने ऊपर, किस मसल्स में। इंजरी का तो एक काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, उसमें कैसे काम करना है, बट काफ़ी अच्छे से आपने लोगों को प्रेरित करने की वो क्षमता होती है कि हम उससे कैसे सीख सकते हैं, उससे कैसे करके हम दूसरे पार्ट्स को ट्रेन कर सकते हैं जो वीक होता है। जैसे आपकी फिजियो के पास या किसी एक्सपर्ट के पास जाओगे स्पोर्ट्स साइंस, तो अच्छे से बता पाएगा कि किस पे साइमल्टेनियस इंजरी के साथ वो काम कर सकता है, क्योंकि एक रेगुलर अगर ऑन फील्ड भी अगर वो ट्रेन कर रहा है तो उसको भी मुश्किल होता होगा कि ऑन फील्ड के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस के बंदों के साथ काम करना, कि वो रेगुलरली यहाँ पे भी ट्रेन कर रहा है ऑन फील्ड और वहाँ पे भी ट्रेन करना पड़ेगा, तो एक शेड्यूल चेंज हो जाता है। तो जब इंजरी होता है तो कोई इंसान अपने आप को स्पोर्ट्स साइंस टीम के साथ जो अपनी वीकनेस के साथ, इंजरी के साथ साथ अपनी वीकनेस पे भी और अच्छे से काम कर सकता है और अच्छा कमबैक कर सकता है, वो है। तो सेम एक और हमारे लिए एक क्वेश्चन रहेगा जो हमारे दर्शकों के लिए भी तरफ से भी होता है, जो सोचते हैं कि पूछते भी हैं कि बीइंग एन इंडिविजुअल जो अभी नया है, ग्रोन है, या 8-10 साल का है या उससे बड़ा है, 14 से 16 साल के बीच का है, तो उसको अगर अपना स्पोर्ट्स चूज़ करना है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एथलीट पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसको क्या प्रेरित करोगे कि मेन चीज़ों में क्या फोकस भी रखना पड़ता है, क्या चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, उसके साथ साथ उसका एक हम डिफ़ाइन कर सकते हैं उसको किस स्पोर्ट्स में जाना है? पहला चीज़ तो है कि किसी भी स्पोर्ट जाने के लिए पहले तो उसका देखना पड़ेगा कि फिटनेस, उसका क्वालिटी कैसा है, वो कौन सा स्पोर्ट जाना है। और जो भी स्पोर्ट्स वो चूज़ करता है तो सबसे पहले वो कोच चूज़ करना पड़ेगा, पहले तो कोच के अंडर जाना पड़ेगा। ये कोच बहुत ज़रूरी है प्लेयर के लिए। आजकल बहुत सारा चीज़ है कि ऑनलाइन यूज़ होता है, आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं पर आप ऑनलाइन स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपको है कि आपको पढ़ाई में ऐसा है कि आप एक एक अक्षर वो कर सकते हैं, पर स्पोर्ट्स में ऐसा है कि आपका एक है कि आप अगर कोई हम बिना एथलीट, मैं रनर हूँ तो उसमें है कि मेरा पोस्चर कैसा है, मेरा आर्म एक्शन कैसा जा रहा है, मेरा लेग मूव कैसा है, सारी चीज़ देखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ यूट्यूब में नहीं बताते, और उस यूट्यूब वाले कोई भी कोच है वो तो देख के नहीं बता सकते। और जो आप कोई भी कोच के पास जाओगे तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, आपका एक एक चीज़ एनालाइज करेगा कि हाँ आपका यहाँ पे वीक है तो आपको इसमें वर्क करना है। और बिगनर एथलीट जितना भी है मैं तो उसे बोलूँगा कि हाँ धीरे धीरे स्टार्ट करना है, क्योंकि बिगनर एथलीट जितना भी रहता है तो वो लोग सोचता है कि हम कंपेयर करते हैं कोई भी इंटरनेशनल नेशनल एथलीट से कि मैं उस टाइप से बनूं। और उस टाइप से बनने के लिए सबसे बड़ा गलती करता है वो लोग, उनका वीडियो देखना स्टार्ट करता है कि वो कैसे ट्रेन करता है अपने आप को।
तो वो सब चीज़ उसके लिए हार्मफुल है और बहुत जल्दी उसका इंजरी आ सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली अगर जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वो शट यूज़ करेगा तो उसको थोड़ा सा इंजरी होने के चांसेस तो रहते ही हैं। तो धन्यवाद सागर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने बारे में थोड़ा सा बताने के लिए और समझाने के लिए बेसिकली हमारे जो एथलीट्स हैं कि उनको बेसिकली किस चीज़ों का इम्पोर्टेंस होना चाहिए, फिटनेस कैसा इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है फॉर एन एथलीट्स लाइफ, और आपको कैसे इंजरी के साथ साथ अपना कैसे करके ट्रेनिंग करने में आपको कठिनाइयाँ होती हैं और उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो और भी ऐसे शोज़ और एथलीट सेंट्रिक वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सागर जी कमिंग।